ओके, आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सबसे लंबा चौड़ा क्लॉज नंबर 11। आराम से बैठ के सुनिए, देखते रहिए। अगर आप लोग इसे यूट्यूब पे बाई चांस देख रहे हैं तो स्क्रीन पे देखिए, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो रीडिंग कर लीजिए अच्छे से बुक के साथ में रख के, और आपका काम हो जाएगा। राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को हम लोग गिल्टी मानेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ यू एंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल सो टू एंगेज। इन सिंपल वर्ड्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है कोई और बिजनेस और ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में जा सकता है, किसी और बिजनेस और प्रोफेशन में तभी जा सकता है जब काउंसिल अलाउ कर दे। ओके। नंबर 1 पॉइंट, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस, डायरेक्टर सिंपलिसिटर बन सकता है। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता है। अच्छा जी, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? ऐसी किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है जिसमें उसके पार्टनर जो है वो ऑडिटर है? आंसर इज नो। तो इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर देन ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी। बढ़िया। आ जाइए, अगर आप सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हैं, क्या आप लोग होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं बन सकते। पब्लिक कंसाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी हेड ऑफ लॉ। थर्ड पार्टी टेस्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने नोट किया कि भाई पब्लिक कंसेंस जो है उसको हमें लॉ से ऊपर रखना है, और मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और वो कभी भी अपने आप को ऐसी पोजीशंस में नहीं डालेंगे विच ईदर कॉम्प्रोमाइज और जेपरडाइज देयर इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा ये पढ़ने में टफ लगता है, बट बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इसी लैंग्वेज के थोड़े मार्क्स भी मिलते हैं। तो याद रखिए, आप एक सब्सिडरी के ऑडिटर हैं, आप होल्डिंग में डायरेक्टर नहीं बनेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला है पब्लिक कंसाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी हेड ऑफ लॉ, एंड आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इंटरप्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को मच मोर स्ट्रिक्टर टर्म्स में देन रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, एंड यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज और जेपरडाइज योर इंडिपेंडेंस। इन व्यू ऑफ द अबव, बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दी है दैट decided that auditor of a subsidiary company cannot be director of holding company as it will affect the independence of the auditor. Now, permission of the council. तो अभी हमने पढ़ा था क्लॉज 11 में आप किसी और बिजनेस और ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकते हैं अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल टू डू सो। नाउ काउंसिल हैज गिवन द परमिशन वाया रेगुलेशन नंबर 190A। 190A को आप लोग देखेंगे और आपकी परमिशन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जनरली परमिटेड और एक परमिटेड विद द प्रायर परमिशन। ओके, जनरली परमिटेड मतलब बस आप इस लिस्ट को पढ़िए, अगर आप जो काम करने जा रहे हैं अदर देन सीए इन प्रैक्टिस वो इस लिस्ट में आता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे जो जनरली परमिटेड है उसमें आपका काम नहीं आता है, तो आपको जो है वो फिर इंस्टीट्यूट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। आइए, 190A परमिशन ग्रांटेड जनरली मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस बी जनरली परमिटेड टू एंगेज इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी जो अब मैं कैटेगरीज पढ़ने जा रहा हूं, आप एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस उनके अंदर जो है उसके इन ऑक्यूपेशंस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अंडर अ सीए इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी एक सीए इन प्रैक्टिस एक और सीए इन प्रैक्टिस के अंडर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, किसी सीए फर्म के अंडर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। फिर पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं। प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप, ऑथरशिप ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स। याद रखिएगा, बुक कोई सी भी होगी और प्रोफेशनल जर्नल जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। अटेंडिंग क्लासेस एंड अपीयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, पेपर सेटर बनना, हेड एग्जामिनर बनना, मॉडरेटर बनना फॉर एनी एग्जामिनेशन। ये तो हो गई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बातें। प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीआई, ऑथरशिप ऑफ एनी बुक, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, अटेंडिंग की क्लासेस, अपीयरिंग फॉर एग्जाम, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, एक्टिंग एज पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, मॉडरेटर और फॉर एनी एग्जामिनेशन। पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस आप होल्ड करना चाहते हैं, एमपी एमएलए कर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ओनली फॉर रिन्यूअल पर्पस। लीडरशिप, आप क्या कोई ऑनरी ऑफिस लीडरशिप ले सकते हैं चैरिटेबल, एजुकेशनल और अदर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का? यस। नोटरी पब्लिक, जस्टिस ऑफ पीस, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन सकते हैं? यस। सर्वेयर एंड लॉस असेसर अंडर द इंश्योरेंस एक्ट? यस। रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए? ओके। नाउ, क्या आप एग्रीकल्चर लैंड ओन कर सकते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है जरा सुन लीजिए। पहले तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर द कोचिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद और क्या क्या करोगे? ऑथरशिप, एडिटरशिप, अटेंड करोगे क्लासेस को, वैल्यूएशन करोगे पेपर की, पेपर सेटर वगैरह जो है वो बन जाओगे। इतना सब पढ़ लोगे तो क्या बनोगे बेटा? एमपी एमएलए। एमपी एमएलए को क्या जरूरत होती है? लाइफ इंश्योरेंस की। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखाते रहते हैं? लीडरशिप। अपने आप को क्या बताते हैं? जस्टिस ऑफ पीस।
और क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं की वजह से होता है। रिकवरी करना शुरू कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड से और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। जस्ट एक फ्लो बता रहा था, कहानी सी बता के, ताकि आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ याद रह जाए। नाउ स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं इन अ बिजनेस कंसर्न, देखिए आप सीए इन प्रैक्टिस के साथ जॉब करना चाहते हैं, अलाउड है। लेकिन आप कहीं और बिजनेस कंसर्न में फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, प्रोवाइडेड दैट वहां पे आपके रिलेटिव्स का क्या ना हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो ना हो, तो आप इंस्टीट्यूट से स्पेसिफिक परमिशन ले सकते हो। फुल टाइम पार्ट टाइम नॉन बिजनेस में चाहते हो, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हो, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न के लिए भी स्पेसिफिक परमिशन लगेगी। लेकिन याद रखिए इट द इंटरेस्ट मस्ट हैव डिवॉल्व्ड ऑन यू एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन और पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एंड याद रखना है आपने कि भाई आपने कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करना है। आपके पास इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न हो सकता है और वो इंटरेस्ट आपके पास इनहेरिटेंस, सक्सेशन और पार्टीशन से आया हो, और याद रखिए आपको उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करना है उसकी मैनेजमेंट में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट रखना है, भाई स्पेसिफिक परमिशन। पार्ट टाइम फुल टाइम लेक्चरशिप करनी है किसी कोर्स की अदर देन दी कोर्सेज ऑफ आईसीएआई, स्पेसिफिक परमिशन लगेगी। याद रखिए पार्ट टाइम कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे थे इंस्टीट्यूट की, तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। प्राइवेट ट्यूटरशिप, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम लेक्चरशिप में जा रहे हो फॉर अ कोर्स अदर देन दी सीए कोर्स, तो आप लोगों को जो है वो स्पेसिफिक परमिशन लगने वाली है। एडिटरशिप कर रहे हो ऑफ जर्नल्स अदर देन प्रोफेशनल जर्नल, हाँ जी अदर देन प्रोफेशनल जर्नल, तो क्या होने वाला है, स्पेसिफिक परमिशन लगेगी। पार्ट टाइम फुल टाइम ट्यूटरशिप में जा रहे हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ट्यूटरशिप में जा रहे हो, तो आपको अगेन जनरल परमिशन लगेगी। फिर से बोल दूं, प्राइवेट ट्यूटरशिप जनरल परमिशन, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, प्राइवेट ट्यूटरशिप जनरल परमिशन, ठीक है जी। पार्ट टाइम ट्यूटरशिप आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, जनरल परमिशन। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट टाइम फुल टाइम लेक्चरशिप आप लोग करने जा रहे हैं किसी भी कोर्स की अदर देन सीए, स्पेसिफिक परमिशन लगेगी। अगर आप लोग पार्ट टाइम ट्यूटरशिप में जा रहे हैं, फुल टाइम ट्यूटरशिप में जा रहे हैं किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन जो है वो लगने वाली है। जर्नल अदर देन प्रोफेशनल जर्नल, स्पेसिफिक परमिशन। सेलिंग ऑफ डोमेन एंड अर्निंग रॉयल्टी, स्पेसिफिक परमिशन। बिजनेस और ऑक्यूपेशन, कोई भी इसके अलावा कोई और भी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में आप जाना चाहते हैं, तो भैया याद रखिए आपको स्पेसिफिक परमिशन जो है वो लगने वाली है। डन। आइए ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बोला है कि देखो भाई, आप अगर मेंबर इन प्रैक्टिस हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप ट्रेडिंग, हाँ जी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप ट्रेडिंग, जल्दी बोलिए, नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। नाउ इंपॉर्टेंट, आप कौन कौन से डेरिवेटिव में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इक्विटी एंड करेंसी डेरिवेटिव में आप लोग ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट परमिशन ऑफ काउंसिल भी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि भाई आप लोग जो है वो कॉमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में डील नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन में डील नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्रमोटर सिग्नेटरी टू दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्या बन सकते हैं प्रमोटर और सिग्नेटरी? क्या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स को आप लोग जो है वो सिग्नेचर साइन कर सकते हैं? आंसर इज यस, कोई बार नहीं है आपके ऊपर। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर भी बन सकते हैं, कोई भी बार नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, क्या आप किसी ऐसी कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स एरिया विच फॉल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आंसर इज यस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन इफ इट इज फॉलिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप तब भी उसमें डायरेक्टर जो है वो बन सकते हैं। डन। ओके, क्या स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत है? आंसर इज नो, कोई स्पेसिफिक परमिशन की इसके लिए जरूरत नहीं है। प्राइवेट ट्यूटरशिप में जितनी भी जगह पे हमने ट्यूटरशिप वर्ड पढ़ा था, चाहे वो आपका जनरल था, चाहे वो आपका स्पेसिफिक था, वो एक कंडीशन के चलते जो है आपको उस एक कंडीशन जो है इसमें फॉलो करनी पड़ेगी कि आपके क्या डायरेक्ट टीचिंग आवर्स जो हैं आपके प्राइवेट ट्यूटरशिप में शुड नॉट एक्सीड कितना, 25 आवर्स अ वीक। डन। फिर से, जनरल एंड स्पेसिफिक परमिशन जो ग्रांट की गई है आपको ट्यूटरशिप के लिए, इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन के डायरेक्ट टीचिंग आवर्स जो है इट शुड नॉट एक्सीड कितना, 25 आवर्स अ वीक। इज दैट क्लियर? बोलिए आ जाइए। देन इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस, ये हमने पहले ही कवर कर लिया है, आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ पार्ट इसमें जो है वो कवर कर लिया था। नाउ, क्या आप कर्ता बन सकते हैं एचयूएफ का? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपने क्या करना है, आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एंगेज होना है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी फंड्स पर्टेनिंग टू दी एचयूएफ ओनली। आपने उसके फंड मैनेजमेंट के लिए जो आप लोग अपना काम भी कर सकते हैं। अ मेंबर इन प्रैक्टिस एंगेज एज कर्ता ऑफ एचयूएफ डूइंग फैमिली बिजनेस विल बी विद इन लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल इफ ही मेक्स
यानी कि आप एज पर दी काउंसिल काम कर रहे हैं, नो वरीज एट ऑल। इफ ही मेक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फंड पर्टेनिंग टू एचयूएफ ओनली, राइट। एक्टिवली एंगेज आपने मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं होना है। कर्ता ऑफ एचयूएफ आप अलाउड हैं काउंसिल से, नो वरीज एट ऑल। लेकिन याद रखिए आपने क्या करना है, आपने भाई सिर्फ फंड मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पे आपने ध्यान नहीं देना है। ओके, नाउ रेगुलेशन 191 क्या बोलता है कि भाई आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट, लॉ, लीगल अथॉरिटी या आपको कोई अपॉइंट किया जाता है तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लेकिन फुल टाइम सैलरी पे मत जाइएगा। मीनिंग ऑफ रिलेटिव बहुत सिंपल है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ दैट मेंबर। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में क्या ध्यान रखना है, कंपनी के केस में 20% और मोर वोटिंग पावर वाले शेयर्स, राइट, किसके पास, मेंबर के पास, मेंबर और उसके रिलेटिव को मिला के, मेंबर प्लस रिलेटिव और ऐसे किसी कंसर्न को मिला के जिसमें इन पर्संस का विच एनी ऑफ द पर्संस रेफर टू अबव हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, यानी कि आपके पास किसी भी एंगल से 20% और मोर वोटिंग पावर जो है वो अगर किसी कंपनी में है तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उसमें मान लिया जाएगा। और ऐसे ही अदर कंसर्न के केस में 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग जो है हम लोग देखेंगे। और ये कब देखना है हमने, ये देखना है हमने एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर, यानी जिस भी ईयर में आप जज करना चाह रहे हो उस ईयर में किसी भी समय के लिए अगर हुआ तो हम लोग मान लेंगे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्लॉज 12, chartered accountant practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person not being a member of the institute in practice or a member not being his partner. In short, भैया member plus partner होगा then you can allow, otherwise अगर member plus partner नहीं है and you allowed him to sign on your behalf or on behalf of firm any balance sheet, profit and loss account report or financial statement, you will be held as guilty of professional misconduct. सिंपल वर्ड्स में सीए इन प्रैक्टिस है, मेंबर प्लस पार्टनर नहीं है और आपने उसे अलाउ कर दिया, सीए इन प्रैक्टिस है और आपके साथ एक बंदा है जो मेंबर प्लस प्रैक्टिस, आप मेंबर प्लस पार्टनर नहीं है और आपने उसे अलाउ कर दिया आपके बिहाफ पे साइन करने के लिए, तो आपको हम लोग मान लेंगे क्या, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिपोर्ट एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन होना चाहिए, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी आपके ऊपर एक क्लॉज लगेगा। ओके, देन रूटीन वर्क में क्या आप अलाउ कर सकते हैं अपने असिस्टेंट्स को साइन करने के लिए, आंसर इज यस। असिस्टेंट मे बी ए मेंबर, मे नॉट बी ए मेंबर, चलेगा, बट रूटीन वर्क होना है तभी आप लोग अपने असिस्टेंट को अलाउ कर सकते हैं। अगर आपने अलाउ कर दिया अपने असिस्टेंट को, अगर आपने अलाउ कर दिया अपने असिस्टेंट को साइन करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट पे, यू विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब रूटीन वर्क क्या है, ऑडिट क्वेरीज भेजना, अच्छा जी। और रूटीन वर्क क्या है, क्वेश्चंस पूछना मैनेजमेंट से। और रूटीन वर्क क्या है, ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करना, वाउचर्स पे साइन करना, 4 बातें बना लो। ऑडिट क्वेरीज करना, ठीक है जी, क्वेश्चंस भेजना, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वाउचर्स। उसके बाद कोई रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस है, रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस है, चिट्ठियां आ रही है उस पर एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है, मेमोरेंडम ऑफ कैश वेरिफिकेशन एंड अदर फिजिकल वेरिफिकेशन, रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पे आप लोग साइन वगैरह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अगर ये रिपोर्ट बैंक के पास जा रही है फिजिकल वेरिफिकेशन की, आप बताइए अलाउड नॉट अलाउड, बैंक के पास जा रही है, जल्दी बताओ, बैंक के पास जा रही है रिपोर्ट, बैंक के पास जा रही है, अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड भाई, नॉट अलाउड। ओके, एक्नॉलेजमेंट फॉर रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड, आपको रिकॉर्ड्स दिए मैनेजमेंट ने, आप उसकी एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। बिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स आप लोग रेज करवा सकते हैं, किसी और के साइन हो सकते हैं उसके ऊपर, मनी रिसीट्स आप लोग जो है इशू कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे कोई रूटीन मैटर अटेंड करने जा सकता है टैक्सेशन में, और साथ साथ में अगर कोई और मैटर है विच इज इंसिडेंटल टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो भी आप लोग जो है वो एक्सेप्शन में फॉल करेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए, ये हमारे 2 क्लॉजेज और खत्म हुए, बहुत हैवी क्लॉजेज थे, टेक्स्ट हैवी थे, बट उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको 2-3 बार इस वीडियो और ऑडियो को देखेंगे और सुनेंगे और आपको जो है ये क्लॉजेज आपके माइंड में बैठ जाएंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, पार्ट 1 खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चंस एक बार उठाओ और कर डालो अच्छे से। ओके, डन, चलिए, ऑल द बेस्ट।